Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to continue our previous lecture, that is KTG and thermodynamics. KTG तो हो गया है, अब हम जो है thermodynamics जो है आज डिस्कस करते हैं. The thing is, sir, what is thermodynamics? And remember one thing that KTG and thermodynamics में आपके दो क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं जो कैरी करेंगे फिर 8 मार्क्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और KTG और thermodynamics मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा कि आपके वो दो क्वेश्चन जो है किसी भी हालत में उसमें आने चाहिए. अब थर्मोडायनेमिक्स जो आज का हमारा टॉपिक है, सर व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज एंड द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड इंटरनल एनर्जी. दैट डेफिनेशन यू नो. तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम जो स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो पहले मैं आपको जो इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम उस पर न्यूमेरिकल भी साथ साथ जो है सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, ये सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. दैट इज द टोटल हीट एनर्जी गिवन टू अ गैसियस सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज. Some portion of it will increase the internal energy of the gaseous system, that is denoted by du, and the rest will be used to do work. So आप जो एक gaseous system को heat energy provide करते हो, उस gaseous system में वो heat energy दो तरीके से use होती है. उसमें से कुछ portion उसका internal energy increase करता है और rest work done में चला जाता है. तो मतलब अगर आपके पास एक gaseous system fitted with a piston like this है, तो this is a gas here present in this container fitted with a piston. तो आपने बाहर से मान लीजिए आपने हीट एनर्जी जो इसको पंप की, दैट इज dq. तो ये जो हीट एनर्जी इस गैसियस सिस्टम में जाएगी, एक तो वो इस गैसियस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, दैट विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय du इन दिस एक्सप्रेशन, एंड द रेस्ट विल बी यूज्ड टू डू वर्क. तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट in numericals, whenever you are going to use first law of thermodynamics, you should be very much clear about sign conventions. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करने जाएंगे तो आपको साइन कन्वेंशंस का कंसेप्ट होना चाहिए. तो साइन कन्वेंशंस में साइन कन्वेंशन जो इस पोर्शन का है, तो साइन कन्वेंशंस में क्या ट्रू है, दैट फर्स्ट कन्वेंशन इज दैट व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैसियस सिस्टम और व्हेन हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम, इट्स टेकन एज पॉजिटिव. तो अगर आप गैसियस सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होता है या आप एक गैसियस सिस्टम में हीट ऐड करते हैं, तो हम बोलते हैं दैट dq इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर गैसियस सिस्टम से हीट रिमूव होती है या आप जो है उससे बाहर निकालते हैं हीट को, तो वी टेक इट अकॉर्डिंगली एज नेगेटिव. नंबर सेकंड इज व्हाट अबाउट सर इंटरनल एनर्जी. देखिए, फॉर इंटरनल एनर्जी, if temperature of a gaseous system increases, therefore its internal energy will definitely increase, and if temperature of a gaseous system decreases, its internal energy will also decrease. तो अगर आप gaseous system का temperature जो है वो increase करेंगे तो internal energy भी बढ़ जाएगा gaseous system का, और अगर आप gaseous system का temperature जो है वो decrease करेंगे तो इसका internal energy भी decrease होगा. This is convention number second. Now what about sir work done? देखिए, if gas is doing work, that is the volume of the gas is increasing. अगर गैस ही वर्क कर रहा है, मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो गैस इज डूइंग वर्क, सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग्स. तो जब पिस्टन ऊपर जाएगा इसका मतलब गैस वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है और वॉल्यूम जो है गैस का इंक्रीज होता है. सो इफ वर्क इज डन बाय द गैसियस सिस्टम, दैट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, द वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर पिस्टन नीचे आता है तो सराउंडिंग्स ही सिस्टम पे वर्क कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज हो रहा है, एंड वी टेक वर्क डन एज नेगेटिव. सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो ये एक्सप्रेशन है, दैट इज dq इज इक्वल du प्लस dw. इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें आपका dq एंड dw are path functions. They depend on the path taken for a gaseous system. So they are path functions. मतलब आप किस path पे मूव कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है. So dq and dw are path functions, while as du is a state function. It is path independent function. जो इसमें du है वो path independent function है. इसका आप ख्याल रखिए. Path independent function मतलब होता है it only depends on initial and final position. ठीक है, ये ओनली डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल. इनिशियली गैस कहां था और फाइनली कहां पे, तो उस पे डिपेंड करता है. तो इसमें dq एंड dw जो है आपका, दैट इज दे आर पाथ फंक्शंस, दे डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, व्हाइल du is a state function. State function means it's a path independent function. अब
और एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इन दिस केस डीक्यू का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, डीयू का भी अपना फॉर्मूला डीडब्ल्यू। फिलहाल जो इसमें डीयू है वो मैं यहीं पे पढ़ा दूं। डीयू होता है न्यूमेरिकली एनसीवी डीटी। इसका कंसेप्ट मैंने परसों आपको केटीजी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। सो इट्स अ मास्टर रिलेशन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डीयू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एनसीवी डीटी। बिल्कुल आप याद रखिए, थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा। एंड बिलीव मी, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट डीयू इज इक्वल न्यूमेरिकली, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड सीवी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डीटी इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अभी तक हमने जो थर्मोडायनेमिक्स में जो डिस्कशन किया, दैट इज ऑल अबाउट दैट व्हाट डू मीन थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज एंड its conversion into work and internal energy. Then first law of thermodynamics में चले गए, which is nothing but simply law of conservation of energy. That is the heat which is supplied to a gaseous system is utilized in two ways. Some portion of it will increase the internal energy and the rest is used to work. फिर इसमें sign conventions का concept मैंने introduce कर दिया, and you should be very much clear in that before applying those conventions in numericals. तो फिर dq and dw इसमें जो है they are path functions, they depend on the path taken. वो मैं numerical में आपको clear कर दूंगा shortly. And du is a path independent function जिसको आप chemistry में स्टेट फंक्शन भी कहते हो। अब इसमें जो du होता है इस फॉर्मूला में वो न्यूमेरिकली होता है ncvdt एंड दिस du इज इक्वल टू ncvdt इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आगे हमें काम आएगा, तो हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे भी जो है थोड़ी देर बाद। तो du इज इक्वल टू ncvdt, ये बिल्कुल आपको जो है क्लियर होना चाहिए। अब अगर एक प्रोसेस साइक्लिक हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर एक प्रोसेस cyclic हो, if you are having a thermodynamic process and that process is cyclic, अब cyclic processes में जहां से सिस्टम स्टार्ट करता है फाइनली वो वहीं पे आ जाता है। मींस इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस द चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। फॉर साइक्लिक प्रोसेसेस रिमेंबर दैट द चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो हुआ तो du इज इक्वल जीरो। सो रिमेंबर दिस फैक्ट दैट इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस du इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, बिकॉज फॉर साइक्लिक प्रोसेसेस dt इज इक्वल जीरो। और भी एक जगह आपका जो du होता है वो जीरो होता है, दैट इज व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब जो आइसोथर्मल का कंसेप्ट है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है, आपने फिजिक्स 11th में भी पढ़ा होता है, तो ये बार बार रिपीट होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेसेस हमें आगे जो है आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस करना है, मगर फिर भी यहीं पे मैं इंट्रोड्यूस करके रखूं कि du किस प्रोसेस में जीरो होता है। एक तो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है और दूसरा अगर आपके पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस एज द नेम रिफ्लेक्ट्स, आइसो मीन सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो उन प्रोसेसेस में जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है दोस प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए भी ट्रू है दैट dt इज इक्वल जीरो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज एब्सेंट देयर, तो देयरफॉर du इज इक्वल जीरो। तो अब आप क्या याद रखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये du चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये दो जगह जीरो होता है, इफ द प्रोसेस इज साइक्लिक एंड नंबर सेकंड इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। देन इस पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे आपका ये जो है ये क्लियर हो जाएगा। सो द न्यूमेरिकल इज दिस वन। सो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया हमें, इस न्यूमेरिकल को अगर आप करेंगे, दिस न्यूमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम आईआईटी जेईई, तो अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्लियर हो जाएगा विद ईच एंड एवरीथिंग, जो आपका कन्वेंशन सारा पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो दिस न्यूमेरिकल इज हैविंग वेट बिकॉज ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है। एंड इन दिस न्यूमेरिकल व्हाट इज गिवन इज दैट इन प्रोसेस IAF, जो प्रोसेस IAF है, सो दिस इज योर IAF, तो एरो का जो डायरेक्शन है, जब आप प्रोसेस IAF से जाएंगे सो 50 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड। तो मैं यहां लिखूंगा कि आपका जो सॉल्यूशन में हम जाएंगे कि दिया क्या गया है, आपका IAF प्रोसेस दिया गया है, तो आप जाएंगे इस पाथ पे। यही मैं आपको बोल रहा था कि दैट dq एंड dw आर पाथ फंक्शंस, दे डिपेंड ऑन द पाथ जो है टेकन, व्हाइल एज du इज अ स्टेट फंक्शन, उसका कंसेप्ट इस न्यूमेरिकल में आ जाएगा। तो इन प्रोसेस IAF 50 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड, तो 50 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड, तो मतलब आप dq लेंगे प्लस 50 जूल, है ना। प्लस 50 जूल क्यों लिया हमने सर, क्योंकि हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ गैसियस सिस्टम। व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इट्स टेकन एज नेगेटिव। क्योंकि यहां एब्सॉर्ब्ड है पॉजिटिव एंड 25 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस, तो मतलब dw भी दिया गया है एंड वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस इज टेकन कन्वेंशनली एज पॉजिटिव, सो इट इज 25 जूल। अब मुझे बोलिए आपको प्रोसेस IAF में दो चीजें दी गई थी, दैट इज हीट एब्सॉर्ब्ड एंड वर्क डन बाय द गैस। तो मुझे
बोलिए फर्स्ट प्रोसेस में अब जो मिसिंग है वो सिर्फ du है, और इस डाटा से हम du कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल du प्लस dw। अब मुझे आप बोलिए dq तो दिया है, दैट इज 50, देन इक्वल टू du इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। फिलहाल इस न्यूमेरिकल में तो नहीं कहा गया कि आप du कैलकुलेट, मगर चूंकि आपको dq एंड dw दिया है तो प्रोसेस IAF के लिए du कैलकुलेट किया जा सकता है। देन प्लस देन 25 जूल जो है वर्क डन बाय द गैस, सो du जो होगा दैट इज 50 माइनस 25, दैट इज ओनली 25 जूल जो है इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो हमने प्रोसेस IAF के लिए हमें dq और dw दिया गया था, और मैंने प्रोसेस IAF के लिए du कैलकुलेट कर दिया, जिसका वैल्यू है न्यूमेरिकली 25 जूल। अब हम जाएंगे फर्दर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन प्रोसेस IBF प्रोसेस। तो यहां पे जो एरो का डायरेक्शन वो गलत है, IBF, तो द डायरेक्शन ऑफ द एरो इज लाइक दिस, तो इट इज प्रोसेस IBF, तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। 15 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस, तो मैं लिखूंगा यहां पे दैट IBF प्रोसेस में क्या हुआ है, 15 जूल ऑफ हीट, 15 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस, तो dw इज प्रोवाइडेड। तो dw इज प्रोवाइडेड, तो आपको 15 जूल ऑफ हीट आपने ऐड किया है टू द गैसियस सिस्टम, है ना, इट इज एडेड, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। देन in process IBF 15 joule of work is done by the system, find the heat added to IBF, तो you have to calculate dq। तो आपको इसमें क्या करना है, you have to calculate the heat added through the process that is IBF। तो IBF से जब आप जाएंगे तो आपको कितना हीट ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका कहता है dq होता है बराबर, सर वी विल यूज इट, dq इज इक्वल du प्लस dw, बट आपको IBF में तो सिर्फ dw प्रोवाइडेड है, dq आपको निकालना है, सब is not नाउ, इसीलिए उसने आपको प्रोसेस IAF दिया था, क्योंकि जब आप प्रोसेस IAF में du निकालते हो दैट्स 25 जूल, दैट कैन बी यूज्ड आल्सो फॉर IBF। सर कैसे, ये तो दो डिफरेंट पाथ्स है, तो आप इसका जो है du कैसे इसमें यूज कर सकते हो। देखिए गैस को आपने इनिशियली और जो फाइनल पॉइंट है उसका दैट इज सेम, है ना, इनिशियल जो जहां से गैस को स्टार्ट आपने प्रोसेस की है वो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट सेम है। तो पाथ IAF में जो आपका du आया वो पाथ IBF के लिए भी वैलिड है, क्योंकि मैंने भी आपको बोला that du is a state function that only depends on initial and final position, that is independent of the path taken. Therefore I can take this 25 joule from path IAF, तो मैं लिख सकता हूं dq is equal to 25, देन प्लस आपको 15 जूल तो वहीं से दिया है, सो हीट एडेड थ्रू द प्रोसेस IBF इज 40 जूल, सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल, 40 जूल शुड बी द आंसर, तो दिस सेकंड ऑप्शन हियर इज 40 जूल। तो ये था आपका जो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो है आपका फॉर्मूला यूज हुआ एंड फिर उसके कन्वेंशंस भी यूज हुए, और उसमें जो मैंने आपको बोला कि dq और एंड dw जो है वो पाथ फंक्शंस होते हैं, जबकि du स्टेट फंक्शन वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर गैसियस सिस्टम का सेम है, अगर पाथ्स डिफरेंट भी है तब भी आप एक पाथ का du उठा के दूसरे पाथ में जो है इंड्यूस कर सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड ये जो है ये न्यूमेरिकल उसको बिल्कुल क्लियर कर देता है विद ऑल दैट व्हाट इज आस्क्ड इन योर एंट्रेंस। उसके बाद इसमें जो अब इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, जो जनरल एक्सप्रेशन है आपका, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। सर जनरल एक्सप्रेशन क्या है, मतलब ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, फिर इसको मॉडिफाई किया जाता है फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए इसका अपना शेप आता है, एडियाबैटिक के लिए इसका अपना शेप आता है, आइसोकोरिक का अपना शेप आता है, एंड आइसोबैरिक का अपना शेप आता है। सो फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इट हैज इट्स ओन शेप, बट जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन में अगर आप एक गैसियस सिस्टम लेते हो फिटेड विद अ पिस्टन लाइक दिस, और आप इसको हीट पंप करते हो या आप हीट ऐड करते हो इस गैसियस सिस्टम में, तो हमने देखा है कि जब आप हीट दोगे तो गैसियस मॉलिक्यूल जो है उनका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, एंड दे विल स्ट्राइक विद द पिस्टन हियर। व्हेन दे विल स्ट्राइक द पिस्टन, पिस्टन ऊपर चला जाएगा, तो इट इज वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम। यहां पे पिस्टन ऊपर जाएगा तो वर्क इज डन बाय द गैसियस सिस्टम, एंड वी हैव सीन दैट वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV।
फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, क्योंकि जब पिस्टन जो है जब इस पे ये हिट करेंगे गैशियस मॉलिक्यूल, तो पिस्टन जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो इनिशियली अगर वॉल्यूम V था तो फाइनली V2 है। और जो वर्क डन का जो जनरल एक्सप्रेशन है थर्मोडायनेमिक्स में, एंड हियर इट इज वर्क डन बाय द गैशियस सिस्टम एंड देयरफॉर इट्स पॉजिटिव। सो W इज इक्वल दैट्स इंटीग्रल ऑफ PdV। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैशियस सिस्टम इज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ गैशियस सिस्टम, दैट इज वर्क डन बाय गैशियस सिस्टम। जब एक गैशियस सिस्टम ही सराउंडिंग पे वर्क करता है तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन बनता है वर्क डन का। अब मुझे आप बोलिए, सिंस यू नो दैट इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, काइनेमैटिक्स में भी आपने पढ़ा होता है कि इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर ग्राफ देता है, जबकि डिफरेंशिएशन गिव्स यू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सिंस हियर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ PdV एंड देयरफॉर द एरिया अंडर PV डायग्राम, दैट एरिया अंडर, क्योंकि इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया, देयरफॉर एरिया अंडर PV diagram will give us work done, will give us work done। तो ये हमें वर्क डन देगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया एंड देयरफॉर एरिया अंडर PV डायग्राम विल गिव अस वर्क डन। तो अगर मैं जनरल PV डायग्राम यहां पे प्लॉट कर दूं, ए जनरलाइज्ड PV डायग्राम, और मान लीजिए उसका ऐसा कुछ शेप आया, सो दिस द शेप ऑफ दैट ग्राफ, तो ये जनरलाइज्ड ग्राफ है। तो इसके अंदर जो एरिया आएगा, इस PV डायग्राम के अंदर जो एरिया आएगा वो आपको देगा वर्क डन बाय ए गैस। सो दिस विल गिव द वर्क डन बाय अ गैस, एंड दिस डायग्राम इन फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम। वी कॉल दिस एज इंडिकेटर डायग्राम। सो अब से आप याद रखिए कि जो एरिया अंडर PV डायग्राम है, जब भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो जो एरिया अंडर PV डायग्राम आ जाएगा वो आपको सिंपली देता है वर्क डन बाय गैस। देन अब जो ये ग्राफ है, जो PV डायग्राम जिसको आप इंडिकेटर डायग्राम जिसको आप कहते हो, उसके अंदर जो आपका जो है एरिया आता है वो आपको वर्क डन देता है। तो उसके रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ ग्राफ्स डिस्कस करूंगा, जैसे ग्राफ नंबर फर्स्ट, सो दैट आपको वर्क डन का कंसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है वो आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये आपका P एंड दिस इज V और दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ, मतलब जो गैशियस सिस्टम है वो पोजीशन 1 से पोजीशन B पे सेकंड पे चला गया। तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव है या कुछ और है। तो हमें यहां इस ग्राफ को देख के बोलना है दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्क डन, विल दैट वर्क डन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पे आप देखिए, जब आपको वर्क डन देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले आप मुझे बोलिए द एरिया अंडर दिस PV डायग्राम विल गिव द वर्क डन, है ना, वो हमें पता है कि इसके अंदर जो एरिया आ जाएगा वो आपको वर्क डन देगा। अब सर वो वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मुझे आप एक चीज बोलिए, वर्क डन का फॉर्मूला भी आपने देखा, दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2। तो अगर आप देखेंगे इट इज चेंज इन वॉल्यूम, सो फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हुआ, क्योंकि PdV dV का इंटीग्रेशन होता है V, उसमें जब लिमिट्स प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी V2 माइनस V1। तो जब V2 माइनस V1 दैट्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हुआ और इनिशियल वॉल्यूम कम हुआ तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब इस ग्राफ में मुझे बोलिए जो फाइनल वॉल्यूम है, यहां पे फाइनल वॉल्यूम वो ज्यादा है और जो इनिशियल वॉल्यूम वो कम है ना। इनिशियल वॉल्यूम हियर इज V1, सो दिस इज V1 here and final volume is V2, but from the graph it's clear here V2 is greater than V1, therefore work done is here positive, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल से ज्यादा है। जब हम ऑफलाइन क्लास में यही क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं बच्चों से, हम बोलते हैं व्हाट विल बी द वर्क डन, इंडिकेटर डायग्राम आपको क्या देता, तो बच्चे बोलते हैं वर्क डन, फिर हम बोलते हैं इस ग्राफ में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो बच्चा देखता है कि लाइन कुछ नीचे उतर रहा है तो वर्क डन शुड बी नेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यहां पे चेंज इन वॉल्यूम इज द कंसेप्ट हियर एंड फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, therefore work done is definitely positive here। ग्राफ नंबर सेकंड जो है वो मैं यही PV डायग्राम ही बनाऊंगा, so this is PV diagram again, but this is now the shape of the graph। हम अब जो है शेप ऑफ द ग्राफ ये है, तो गैस गया फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन सेकंड। तो मुझे बोलिए अब इसमें फिर से एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव द वर्क डन, जब भी PV डायग्राम आ जाए उसके अंदर एरिया आ जाए तो आप वर्क डन बोल दीजिए गैशियस सिस्टम का है। अब सर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अब मुझे आप बोलिए द इनिशियल वॉल्यूम इज हियर V1 एंड द फाइनल वॉल्यूम इज हियर V2। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम है क्योंकि इनिशियल देखिए वो ज्यादा है और फाइनल कम है, तो अब जब डिफरेंस आप देखोगे फाइनल माइनस इनिशियल दैट विल बी नेगेटिव, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो मैंने आपको अभी बोला कि ऑफलाइन क्लास में जब यही क्वेश्चन हम पूछते
पूछते हैं तो बच्चे को लगता है कि लाइन कुछ ऊपर जा रहा है तो वर्क डन शुड बी पॉजिटिव, बट बिलीव मी वर्क डन इज नेगेटिव हियर। अगर हम इसको तीसरा ग्राफ भी यहां पे ऐड कर दे तो मैं आपको पीवी डायग्राम में दिखा रहा हूं कि वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव आप कैसे देखते हो जो है पीवी डायग्राम में। अगर आपको ये पूछा जाता है वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट जो है वो ऑप्शंस में क्लियर करके पूछता है। तो आप जब न्यूमेरिकल आंसर तो दो ऑप्शंस में सेम होता है बट एक में नेगेटिव आंसर होता है दूसरे में पॉजिटिव, तो फिर वहां कंफ्यूजन होता है कि सर पॉजिटिव लेके नेगेटिव, दैट्स व्हाई मैं आपको पीवी डायग्राम में दिखा रहा हूं कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव वर्क होता है। तो अब इसमें अगर आप ग्राफ जो है वो ऐसा है तो दिस इज पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 गैस चला गया, तो मुझे बोलिए इनिशियल वॉल्यूम इज V1 हियर एंड द फाइनल वॉल्यूम इज V2 एंड फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट V2 इज ग्रेटर देन V1, सो अगेन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है पीवी डायग्राम्स मैंने दिया और उनमें कैसे आप देखते हो कि वर्क डन पॉजिटिव है वर्क डन नेगेटिव है। तो इसमें एक ही कंसेप्ट है, आप देखिए फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, अगर पॉजिटिव आता है तो वर्क डन इज पॉजिटिव और अगर वो नेगेटिव आता है तो वर्क डन इज नेगेटिव। उसके बाद होता है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेसेस। उसके बाद और एक कंसेप्ट होता है दैट इज वर्क इन साइक्लिक प्रोसेसेस। वर्क इन साइक्लिक प्रोसेसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, साइक्लिक प्रोसेसेस। सो वर्क इन साइक्लिक प्रोसेसेस में कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि हाउ टू कैलकुलेट वर्क वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस आपको पढ़ाते हैं तो मैं पहला ग्राफ आपके साथ डिस्कस करूं, जैसे वो आपको एक पीवी डायग्राम देता है ऐसे, सो ही विल प्रोवाइड यू विद अ पीवी डायग्राम एंड वो एक साइक्लिक प्रोसेस ऐसे बनाता है इसमें। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में वो कहता है कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। गैसियस सिस्टम चला गया A to B, फिर चला गया B to C, फिर चला गया C to D एंड वापस आ गया D to A। तो हम बोलते हैं व्हाट विल द वर्क डन, तो बच्चे जो पहला ऑप्शन होता है वहां पे जीरो बोलते हैं, जीरो क्यों, क्योंकि सर साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है तो क्या हुआ, वर्क डन कैसे जीरो होगा, वर्क डन जीरो नहीं होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, है ना। इन साइक्लिक प्रोसेसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। मैंने आपको दिखाया बिकॉज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे जीरो होता है, बिकॉज़ चेंज इन टेंपरेचर इज जीरो। बट इन साइक्लिक प्रोसेसेस वर्क डन उठा के आपने सीधे बोल दिया जीरो, बिल्कुल गलत है। वर्क डन इज देयर एंड वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम, तो डेफिनेटली यहां पे एरिया आ जाएगा। मगर अब कंफ्यूजन जो है कि सर वो वर्क डन जो है अब तो जीरो नहीं है, वो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसके लिए मैं आपको एक तरीका देता हूं, वो ये है कि तो मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूं यहां पे। सी यार, इसमें आप देख लीजिए जो ये है ना C2D जब चला गया, C2D जब चला गया तो C2D में आप देखिए फाइनल वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ज्यादा है क्योंकि C2D चला गया गैस, एरो जो है वो इंडिकेट करता है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है और फाइनली D पे आ गया तो कम है। तो मुझे बोलिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। सो जो इस लाइन के अंडर जो एरिया आ जाएगा दैट विल बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वर्क डन। तो मैं इसको येलो से दिखाऊंगा, तो मैं पहले इसको ये कंटिन्यू कर दूं इधर ऐसे डॉटेड। सो दिस विल बी द एरिया हियर एंड दिस एरिया जो है ये येलो एरिया जो है ग्राफ का, क्योंकि मैं सिर्फ CD लाइन को देख रहा हूं। सो इट्स अ कंप्रेशन हियर डेफिनेटली, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम है, तो ये कंप्रेशन है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो CD के अंडर जो एरिया आता है वो आपको नेगेटिव वर्क देता है। क्या देता है वो आपको, नेगेटिव वर्क। हो गया आपका CD वाला लाइन। सर फिर AB पे आ जाते हैं, तो AB में आप देखिए, आप AB यहां से यहां जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इट इज पॉजिटिव वर्क। तो AB लाइन के अंडर जो एरिया आ जाएगा दैट इज पॉजिटिव वर्क। तो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। सो पॉजिटिव वर्क होता है वो, तो मैं ऐसे व्हाइट कलर से दिखाता हूं। सो दिस जो एरिया अंडर दिस AB लाइन हियर, जिसको मैंने व्हाइट से डिनोट किया, सो दिस इज अ पॉजिटिव वर्क हियर, है ना। अब मुझे बोलिए यहां पे आप एक वर्क है नेगेटिव और दूसरा वर्क है पॉजिटिव। अब मुझे बोलिए नेगेटिव ये सारा है और पॉजिटिव इतना है, तो उस नेगेटिव में से इतना पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो येलो पोर्शन यहां बचा जिसमें कोई ये नहीं है, व्हाइट लाइन नहीं है, तो ये जो है ये अब रेस्ट ऑफ द वर्क डन, और उसका नेचर डेफिनेटली नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव वर्क हियर इज मोर देन पॉजिटिव वर्क। तो इस ग्राफ में जो नेट वर्क डन होगा, अगर आपसे कोई पूछता है किसके बराबर है, तो टेल हिम दैट इट्स नेगेटिव। वैल्यू मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा, फिलहाल हम नेचर ऑफ द वर्क वेदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पे जो है साइक्लिक प्रोसेसेस में कैसे वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है, आप देखते हो कि जो नेगेटिव वर्क है, आप देखते हो पॉजिटिव वर्क, फिर नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से तो नेट वर्क इज नेगेटिव डन, नेगेटिव वर्क। एंड अगर पॉजिटिव ही नेगेटिव से ज्यादा तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से तो नेगेटिव वर्क है, और अगर पॉजिटिव
ज्यादा नेगेटिव से, तो पॉजिटिव वर्क है. सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट. इसमें मैं और एक एग्जांपल आपको आपके साथ डिस्कस करूं सो दैट ये क्लियर हो जाए आपको. सो दिस इज अनदर पीवी डायग्राम एंड एरिया अंडर इट, द इंडिकेटर डायग्राम विल गिव द वर्क डन. और सर शेप ऑफ द ग्राफ इज नाउ लाइक दिस. तो दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ. सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस सर. तो साइक्लिक प्रोसेस है तो मैं एरो जो है ऐसे दिखाता हूं. सो दिस इज नाउ अ साइक्लिक प्रोसेस अगेन, है ना. साइक्लिक, व्हाट इज द वर्क डन? कभी आप जीरो नहीं बोलेंगे कि जीरो नहीं होता. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिलीव मी दिस इज एन ऑब्जेक्टिव व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस. तो du is zero because in cyclic processes the change in temperature is zero and therefore change in internal energy is zero, but work done will not be zero because definitely there is an arrow under PV area under PV diagram and that area will give the concept of work. अब इस केस में भी हम इसको पहले ये जो है कंटिन्यू करते हैं यहां तक और फिर एरियाज देखते हैं कि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया कितना है. तो मुझे आप एक चीज बोल दीजिए यहां पे, फिर से मैं यूज करता हूं डिफरेंट कलर. तो मुझे बोलिए यहां पे देखिए आप, जो एरो है इस अपर पार्ट का वो टुवर्ड्स राइट है. मतलब जब गैस यहां से यहां जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क होता है ना. जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मैंने कन्वेंशन में पढ़ा दिया, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मींस वर्क इज डन बाय द गैसियस सिस्टम. तो मैं इसको येलो जो है येलो लाइन से दिखाता हूं. सो दिस विल बी द एरिया एंड दिस एरिया इज पॉजिटिव वर्क, है ना. ये पॉजिटिव वर्क है क्योंकि इस एरो ये जो ये वाला जो अपर पोर्शन है उसके अंदर जो सारा एरिया आएगा दैट विल बी द पॉजिटिव एरिया हियर. सो दिस इज अ पॉजिटिव एरिया. तो पॉजिटिव वर्क डन अपर हाफ का जो है. अब जो लोअर हाफ है उसमें देखिए आप, जब गैस यहां से यहां जा रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है गैस का क्योंकि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन इज नेगेटिव. सो आई विल शो इट बाय व्हाइट कलर हियर. तो मुझे आप बोलिए जो इसका ये आप पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा वर्क डन है सर? ये आपका नेगेटिव वर्क है. अब आपके पास इसमें दो वर्क है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मगर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से ज्यादा है. ये जो कॉमन पोर्शन है कैंसिल आउट हो जाएगा, रेस्ट बच जाएगा इतना, और वो पॉजिटिव है. तो नेट वर्क डन इज पॉजिटिव हियर. ये हो गया बच्चे द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन का नेचर. कैसे आप देखेंगे इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस कि वर्क डन पॉजिटिव है कि वर्क डन नेगेटिव है. तो अब इसमें आप एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट याद रखिए जिससे आपका काम हो जाएगा कि अगर प्रोसेस जो है एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस है एंड इट्स एन एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस. अगर पीवी डायग्राम में आपका प्रोसेस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो जनरलाइज्ड रूल याद रखिए, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है. In case of cyclic processes, if the shape of the graph is anti-clockwise, work done is negative, and if it is clockwise, अगर shape of the graph जो है आपका cyclic graph जो है आपका उसका shape clockwise है तो work done हमेशा पॉजिटिव होता है. तो आप आज से cyclic process में देखिए, if it is anti-clockwise work done is negative, and if it is clockwise work done is positive. मगर ये तब ट्रू है जब PV डायग्राम हो. अगर वो रिवर्स कर दे एक्सिस को, वो VP बना दे, V यहां और P यहां, तब रिवर्स होता है. तब उस केस में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाता है और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव होता है. दैट इज वेरी मच रियर, बट क्योंकि आपको हमेशा पीवी डायग्राम ही पूछा जाता है. मगर आप ये भी याद रखिए जो मैंने बोल दिया. उसके बाद इसमें जो है हम एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं. सो वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन आउट ऑफ हियर. जैसे आपका वर्क डन का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए. एंड दैट क्वेश्चन इज दिस. देखिए वर्क डन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है. That is an ideal gas is taken from around ABCA. That is आप चले गए ABCA. Tell me first thing. ये आपका जो ग्राफ है इसका सेंस क्या है? क्लॉकवाइज है ना. ये पहले A to B चले गए, फिर B to C एंड फिर C to A. इट्स अ क्लॉकवाइज प्रोसेस, तो वर्क डन शुड बी पॉजिटिव. अब सोल्यूशन में जब आप जाएंगे तो पहले ही आप लिखेंगे सर वर्क डन इज पॉजिटिव, है ना. नाउ यू आर श्योर दैट वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज द शेप ऑफ द ग्राफ इज क्लॉकवाइज. उसके बाद क्या बोल रहा है? एज शोन इन द ग्राफ, एज शोन इन द डायग्राम, द वर्क डन ड्यूरिंग अ साइकिल इज. आपको इस पूरे साइकिल में बोलना है वर्क डन क्या होगा. इस पूरे साइकिल में बोलना है आपको वर्क डन क्या होगा. तो मुझे बोलिए दैट वर्क इज सिंपली द एरिया अंडर पीवी डायग्राम. सो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आ जाएगा एंड दिस एरिया है ना, ये जो है जो ये कलर्ड एरिया है यही तो आ जाएगा क्योंकि ये जो है ये कॉमन एरिया हो जाएगा. पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट होगा. तो एरिया जो ये जो कलर्ड एरिया है, अगर आप ये कैलकुलेट कर पाए पीवी डायग्राम का तो यही तो आपका वर्क डन होगा. बिकॉज द कंसेप्ट इज दैट एरिया अंडर पीवी डायग्राम सिंपली गिव्स यू द वर्क डन. सो दिस एरिया हियर विल बी द वर्क डन एंड एरिया हियर सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल इज सिंपली इक्वल टू एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. तो यहां पे जो आपका वर्क है दैट इज पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ देन बेस
देन अ बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड। तो मुझे आप बोलिए वर्क डन हियर इज पॉजिटिव, वी नो दैट नाउ सर, छोड़ दीजिए पॉजिटिव, तो इट इज 1/2 क्योंकि प्लस ही है, मल्टीप्लाइड बाय बेस। तो बेस में आप देख लीजिए, बेस में आपका वॉल्यूम इन्वॉल्वड है, तो अपर वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम आपका है दैट इज 3v, और जो लोअर वॉल्यूम है दैट्स v, सो 3v माइनस v होता है बराबर ओनली 2v मल्टीप्लाइड बाय, अब जो आपका अल्टीट्यूड है यहां पे वो उसमें प्रेशर है, तो अपर प्रेशर इज 3p एंड लोअर प्रेशर जो है, लोअर प्रेशर इज हियर p, सो 3p माइनस p इज ओनली 2p, तो 2 और 2 यहां से चला जाएगा, सो w इज पॉजिटिव वर्क एंड इज इक्वल ट्वाइस ऑफ pv, सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया वर्क डन बेस्ड न्यूमेरिकल, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 2pv एज इज क्लियर फ्रॉम द ऑप्शंस आल्सो। जो आपका पहला ऑप्शन है वो ट्वाइस ऑफ pv ही है। उसके बाद इसमें मैं एक न्यूमेरिकल ऐड करता हूं, वो ये है कि सर अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है पीवी डायग्राम, सो दिस क्वेश्चन हियर, it is a PV diagram and area under it will definitely give the work done, और सर shape of the graph is like this, और मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। नाउ यू नो दिस। तो हमने गैसियस सिस्टम को लिया फ्रॉम ए टू बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो इसमें जो लोअर वॉल्यूम है दैट इज 2 क्यूबिक मीटर इट्स गिवन, एंड दिस वॉल्यूम इज गिवन एज अ 5 क्यूबिक मीटर, ये दिया गया है। और जो ये प्रेशर है यहां पे, ये प्रेशर है फॉर एग्जांपल 2 × 10⁵ पास्कल, तो पास्कल आपको पता है दैट इज न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और जो ये प्रेशर यहां पे दिस इज आल्सो प्रोवाइडेड एंड इट इज 6 × 10⁵ पास्कल। अब आपसे बोल रहा है वो कैलकुलेट द वर्क डन। तो जैसे बच्चा इस क्वेश्चन को इससे पहले देखता तो वो बोलता है इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन शुड बी 0, बट मैंने आपको बोला इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 बट वर्क डन इज नॉट 0, देयरफॉर यहां पे वर्क होगा और वो वर्क होगा एरिया अंडर पीवी कर्व। अब सर पहले वो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस का ग्राफ है, हमने पीछे डिस्कशन में इसको डाल दिया था, तो इट शुड बी सर a negative work, first thing it should be a negative work, and then area under this graph, तो area इस rectangle का होता है length into breadth, तो length में आ जाएगा आपका 2 ये जो portion है ये वाला, तो इसमें upper volume is 5 and lower volume is 2, so 5 minus 2 is only 3, then multiplied by, तो pressure में जो है जो आपका जो ये आ जाएगा that is 6 minus 2, that is 6 minus 2 is 4 × 10⁵, सो ये हो गया W इज इक्वल टू -12 × 10⁵ जूल इज द वर्क डन। सो वर्क डन इज हियर नेगेटिव एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 12 × 5 जूल। तो ये हो गया ट्रायंगल बेस्ड न्यूमेरिकल एंड रेक्टेंगल बेस्ड न्यूमेरिकल के कैसे आप वर्क डन का जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इसमें मैं और एक जो है क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगेन वी आर हैविंग ए पीवी, मैं बिल्कुल आपका पीवी जो है पहले क्लियर कर रहा हूं, है ना, पीवी में आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं और जिसका एरिया हमें वर्क डन देता है। तो इसमें हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा है, सो दिस इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ, एंड इसमें जो है वॉल्यूम जो है वो ऐसे और फिर ऐसे वापस आ रहा है, तो इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस। तो हमसे पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन, है ना, कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। सो जीरो आंसर नहीं होना चाहिए ना, जीरो आंसर नहीं होना चाहिए। सो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर हियर फर्स्ट। तो मुझे आप बोल दीजिए उसके लिए पहले हम देखेंगे कि एरिया जो है वो इतना होगा इसके अंडर, और फिर इसमें आप मुझे बोल दीजिए कि वर्क डन जो सर होगा यहाँ पे, पहले चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन शुड बी नेगेटिव सर, है ना। अब आप तो क्लियर हुआ होगा कि वर्क डन कैसे हम देखते हैं, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। पीवी डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ में वर्क डन नेगेटिव होता है। अब मुझे बोलिए दैट इज एरिया हियर, है ना, दैट इज एरिया हियर, एरिया अंडर दिस, सिंस इट्स एन इलिप्स हियर, है ना, इट इज एन इलिप्स हियर, इट्स एन इलिप्स, क्योंकि इसका रेडियस जो है ये वाला रेडियस अगर आप देखेंगे it is different than this radius, so it's an ellipse। तो अगर ये रेडियस में a मानता हूं तो let us consider this radius भी b। तो अगर मेरा एरिया इस ellipse का that is pi into a into b, है ना, pi into this a multiplied by b। तो इसमें अब a अगर मुझे क्लियर हो जाए और फिर b क्लियर हो जाए तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि सर वर्क डन इज नेगेटिव एंड इज न्यूमेरिकली pi into a multiplied by b because two different radius here। now a कितना है सर, a कितना है, देखिए अब आप
देखिए, मान लीजिए वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम इज V2 एंड इनिशियल वॉल्यूम हियर इज V1। और इसी तरह अगर आप ये देखेंगे कि ये जो प्रेशर है दैट इज P1 एंड जो ये मैक्सिमम जो प्रेशर इन्वॉल्वड है यहां पे दैट इज P2। नाउ टेल मी, ए के लिए, ए अगर मुझे निकालना है रेडियस, तो मैं लिखूंगा ना V2 माइनस V1, दैट विल गिव मी द डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो वो मुझे रेडियस देगा, दैट्स ए। तो मैं लिखूंगा यहां पे W इज इक्वल टू माइनस पाई, अब ए के बदले मैं लिख सकता हूं V2 माइनस V1, दैट विल गिव मी द डायमीटर, ये वाला एक्सिस पे जो डायमीटर है V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 2, दैट विल गिव मी द रेडियस, आ गए एक, देन मल्टीप्लाइड बाय B। अब जो B है, B के लिए भी सेम प्रोसीजर, अगर मैं ऐसे करूंगा P2 माइनस P1, दैट विल गिव मी द डायमीटर डिवाइड बाय 2, लिख दो मैं रेडियस, तो मैं लिखूंगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 2, ये भी मुझे रेडियस ही देगा। सो वर्क डन हियर विल बी माइनस पाई बाय 2 टू द 4 हियर, एंड देन ब्रैकेट के अंदर आएगा V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय P2 माइनस P1। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन अंडर ग्राफ लाइक दिस। तो दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें मैंने एक इलिप्स दिखा दिया, क्योंकि टू डिफरेंट रेडियसेस आर इन्वॉल्वड, देयरफॉर पाई इनटू ए इनटू बी, और फिर ए का वैल्यू आपने कैसे, डायमीटर को डिवाइड बाय 2, इसी तरह आपने बी का भी डायमीटर डिवाइड बाय 2, एक में वॉल्यूम एक्सिस इन्वॉल्व हुई थी और दूसरे में प्रेशर एक्सिस इन्वॉल्व हुई थी, तो उसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये था अभी तक जो थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा डिस्कशन हुआ, दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स कन्वेंशंस, फिर उस पर मैंने न्यूमेरिकल क्लियर कर दिया, और फिर वर्क डन में कि डिफरेंट पीवी डायग्राम्स के अंडर आप कैसे पहचानोगे कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और फिर साइक्लिक प्रोसेसेस में वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखा जाता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब जो हमें इसमें पढ़ना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर सेड टू बी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सर आप पहले भी यूज कर रहे थे टर्म अपने लेक्चर में, व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ही है। सो व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, अगर आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करें, मैंने आपको जब केटीजी पढ़ाया था तो मैंने बोला था वी आर हैविंग 3 बिग वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद अ गैसियस सिस्टम, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर। तो इनको हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ अ गैसियस सिस्टम कहते हैं। और अगर इन 3 वेरिएबल्स में, एक गैसियस सिस्टम के इन 3 वेरिएबल्स में कोई एक या 2 वेरिएबल चेंज होते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज नथिंग, इट इज सिंपली द वेरिएशन ऑफ 1 और 2 वेरिएबल्स आउट ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इनमें से कोई भी एक या 2 वेरिएबल में से अगर कोई भी हो जाए तो तब जाके उस प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। और अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, वी आर हैविंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर सेकंड वी आर हैविंग आइसोबैरिक, मैं बिल्कुल इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा ये। वी आर हैविंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस, एंड देन वी हैव नंबर थर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। We have next that is adiabatic process. Adiabatic process. उसके बाद we are having polytropic process. Actually the term is polytropic ही है, polytropic process. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक्चुअली जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही जनरलाइज टर्म है, और उसी के फिर ये आ जाते हैं आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। मगर अब हमने 11th में भी ऐसे ही पढ़ाया होता आपको इसी ऑर्डर से, और मैं नहीं चाहता हूं कि फाइनल जो अभी जो आपका एग्जाम बहुत जो है क्लोज है, तो आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं पहले उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, दैट फर्स्ट आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और लास्ट में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में दिखाऊंगा कि ये सारी प्रोसेस वापस आ जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद व्हाट वी कॉल एज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आप जो है बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि अब जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए। तो आइसोकोरिक प्रोसेस देखिए, ये आइसोकोरिक प्रोसेस एज द नेम रिफ्लेक्ट्स, आइसोकोरिक, आइसो मींस सेम एंड कोरिक मींस वॉल्यूम। सो इन दिस केस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब जो मैं पॉइंट्स लिखाने जा रहा हूं ये सब आप जो है आप मेंटेन करेंगे अपने कॉपी पे, क्योंकि यही पॉइंट्स आपके एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव बना के वो पूछता है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब स्टेप नंबर सेकंड देखिए, हम बिल्कुल स्टेप्स में चलेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें एक फ्लो बनेगा जिसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक लॉजिकल सेंस में ही ये जो है क्लियर हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट यूजिंग दैट आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अब मैं जो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, अब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स तो पहले ही कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू nR/V मल्टीप्लाइड बाई T। आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो मुझे बोलिए ये सारा इसमें कांस्टेंट है, nR/V इज कांस्टेंट, इट मींस दैट
P is directly proportional to T. So for isochoric process, P is directly proportional to T. Pressure directly proportional to the temperature होता है, and this is called as Gay-Lussac's law. तो for isochoric process, you remember that P is directly proportional to T. और इसमें जो NR by V है, जो इसमें NR by V है, ये आपको slope of the graph देगा. This will give you slope of graph between P and T. Very important. जो आप P and T में जब आप ग्राफ आप प्लॉट करेंगे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, जो उसका स्लोप होगा वो न्यूमेरिकली होता है बराबर NR by V. तो अगर मैं ये ग्राफ यहां पे बना दूं दैट P versus T, so pressure versus temperature here, क्योंकि pressure is directly proportional to temperature for an isochoric process, therefore it should definitely be a straight line passing through the origin. फिर से मैं बोलूं, it should be a straight line passing through the origin, क्योंकि P is directly proportional to T, it should be a straight line passing through the origin. तो ये इसका वॉल्यूम दिखा देगा, और ये जो है थीटा, that is the slope. इस ग्राफ का जो स्लोप है वो न्यूमेरिकली बराबर है NR by V. स्लोप भी पूछता है वो आपसे, और इसमें JEE में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो वो न्यूमेरिकल आप देख लीजिए. उसने पूछा था कि हमारे पास ये है आपका पीवी कर्व, तो मैं यहां पे बना दूं, पीटी कर्व दिया था उसने आपको. सो ही हैज प्रोवाइडेड विद यू पीटी कर्व, और उसने बोला था ये एक पीटी कर्व एंड दिस इज सेकंड. तो मुझे बोलिए जो है ये फॉर एग्जांपल फॉर वॉल्यूम V1 है, ये फॉर वॉल्यूम V2 है. दिस एंगल इज प्रोवाइडेड एज θ1 एंड दिस एंगल इज प्रोवाइडेड एज θ2. तो उसने हमसे पूछा था व्हाट इज करेक्ट अबाउट V1 एंड V2. V1 इज ग्रेटर देन V2, सेकंड ऑप्शन इज V2 इज ग्रेटर देन V1, और थर्ड ऑप्शन इज V1 इज इक्वल टू V2, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो आपको इस पीटी कर्व में बोलना था कि V1 V2 के बराबर है, V1 V2 से ज्यादा है कि V2 V1 से ज्यादा है. तो अब आप सर कैसे करेंगे? देखिए, इसको करने का मैं आपको फिर से बोलूं, ये क्वेश्चन आपके JEE में पूछा गया है और बहुत ही एक्सपेक्टेड जो है आपके नीट में इस साल. तो इसमें यह है कि सर कैसे करेंगे इसको. तो आपको मैंने ये भी पढ़ाया दैट स्लोप होता है बराबर इट्स NR by V. तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हियर, है ना. स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हियर. स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना. स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम. अब मुझे बोलिए, जो V2 है उसका स्लोप ज्यादा है, जब स्लोप ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, और V1 का स्लोप θ1 है वो कम है तो V1 ज्यादा होगा. तो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट V1 इज ग्रेटर देन V2. सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव जो आपके इंटरेस्ट में पूछा गया. तो अगर आप कंसेप्चुअली करेक्ट है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, तो आप इसको जल्दी से निपटा सकते हो. सर स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम. ऑन दैट बेसिस V1 शुड बी ग्रेटर देन V2, क्योंकि V1 का स्लोप कम है और V2 का स्लोप जो है ज्यादा है. तो फिर अदर डिफरेंट ग्राफ्स एसोसिएटेड विद इट इज. तो अब आइसोकोरिक का जो पीटी डायग्राम है वो आपने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट. पीटी डायग्राम आपका आइसोकोरिक का जो है वो ऐसा होता है, और ये वॉल्यूम देता आपका, इसका स्लोप मैंने बोल दिया आपको, इसका स्लोप होता है न्यूमेरिकली NR by V. तो उसके बाद सर अब जो बाकी डायग्राम्स है, जैसे इसका सर इसका पीवी डायग्राम कैसा होगा. अगर हम इसका पीवी डायग्राम बना दे, सर ये है पीवी डायग्राम. अब मुझे बोलिए, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो इट शुड बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम एक्सिस, है ना. क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे ही रह सकता है, तो वॉल्यूम जब ऐसे कांस्टेंट जो है ऐसे रह सकता हो, तो शेप ऑफ द ग्राफ शुड बी दिस थिंग. सो पीवी डायग्राम आइसोकोरिक का ऐसा आ जाएगा. और मैंने पीछे जो आपको पढ़ाया दैट एरिया अंडर पीवी डायग्राम विल गिव अस द वर्क डन. तो यहां मुझे बोलिए, इस लाइन के अंदर कुछ एरिया आता ही नहीं है, तो वर्क डन इज 0. तो वर्क डन जो है आइसोकोरिक में 0 होता है, वो आपको मैं न्यूमेरिकल भी समझा दूंगा. उसके बाद इसमें और एक डायग्राम जो है, अगर हम इसका VT डायग्राम बनाते हैं, वो विल मेक अ VT डायग्राम फॉर दिस थिंग, क्योंकि हमारा PT भी हो गया, PV अब VT बचा, तो फिर से वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो इट शुड बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस. सो दिस इज अ VT डायग्राम फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस. नाउ अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोल दी कि आपको जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्लियर है. सर व्हाट शुड बी द शेप ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. अगर हमें वो एंट्रेंस में आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया दैट व्हाट शुड बी द शेप ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक. मैं हर एक प्रोसेस में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का शेप जो है वो मॉडिफाई करके दूंगा. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है सर dQ इज इक्वल du प्लस dW. ये होता है जनरलाइज्ड शेप ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ टेल मी हियर, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट. व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट मींस वर्क डन शुड बी 0. क्योंकि अगर आप फार्मूला में भी देखेंगे, मैंने जो वर्क डन का जो
आपको फॉर्मूला दिया, दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी हियर फ्रॉम V1 टू V2. हियर वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो V2 माइनस V1 इज 0, सो वर्क डन शुड बी 0. सो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन शुड बी 0. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप याद रखिए, वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट इज करेक्ट इज दैट dW इज इक्वल 0. देयरफॉर फर्स्ट लॉ गेट्स मॉडिफाइड, dQ होगा बराबर फिर ओनली du, दैट इज हीट सप्लाई टू अ गैसियस सिस्टम, इट विल ओनली इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का शेप आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए होता है dQ इक्वल du, क्योंकि इसमें dW 0 होता है. याद रखिए ऑब्जेक्टिव है, dW आपका 0 होता है. कैसे पता है आपको सर dW 0? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है. जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं हुआ. और ग्राफ में भी वो क्लियर है, जब आप पीवी डायग्राम बनाते हैं तो पीवी डायग्राम का एरिया आपको वर्क डन ही देता है. तो यहां जो लाइन है दैट्स परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम एक्सिस, इसके अंदर कोई एरिया आता ही नहीं है, तो वर्क डन इज 0. सो ये मॉडिफाइड शेप ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फिर आपको मैंने बोला दैट dQ कैन आल्सो बी रिटन एज, जो मैं ये शेप दे रहा हूं, ये आप देखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव बुक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया एंट्रेंस में. du मैंने आपको बोला था जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो है NCVDT. हमने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ तो मैंने ये आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था वहां पे NCVDT. तो मैं लिख सकता हूं dQ इज इक्वल n, CV होता है R बाय गामा माइनस 1, KT मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, R बाय गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय dt. सो दिस इज अनदर शेप ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया, आप याद नहीं करेंगे बिल्कुल इसी फ्लो में. अगर आप इसको देखेंगे तो ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इट इज हैविंग अ लॉजिकल जो सेंस, तो आप उसी हिसाब से इसको क्लियर करिए. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट डू मीन बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस. और इसके साथ जो चीजें इन्वॉल्व थी, जो ग्राफ थे जैसे PT, बाकी ग्राफ्स इन्वॉल्व थे, इसका स्लोप और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मॉडिफाइड शेप, वो सारा जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया. उसके बाद मैं आपको पहले आप जो है हम सेकंड प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट व्हाट वी कॉल एज आइसोबैरिक प्रोसेस, एंड देन वी विल फिनिश द न्यूमेरिकल्स ऑन दीस टू प्रोसेसेस, फर्स्ट आइसोकोरिक एंड देन आइसोबैरिक. नाउ सर व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस? ये मैं इसलिए एक साथ पढ़ाता हूं क्योंकि ये जो है ये एक दूसरे को इनका जो सेंस है, इनका जो लॉजिक है वो सिमिलर है, तो इसीलिए एक साथ इनको क्लियर कर देते हैं, देन वी कैन मूव टू द न्यूमेरिकल सेक्शन. तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है सर? Now the thing is, what is an isobaric process? Now as the name reflects, iso means same and baric means pressure. So in this case the pressure is constant. तो start हम करेंगे that pressure in this process is constant. तो प्रेशर जब कांस्टेंट हुआ फिर बिल्कुल उसी सेंस से कि फर्स्ट लॉ, ये जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है दैट PV इज इक्वल टू nRT. तो उस केस में मुझे बोलिए अब P कांस्टेंट है तो P में नीचे लाता हूं तो V इज इक्वल टू nR बाय P मल्टीप्लाइड बाय T. नाउ हियर nR एंड P आर कांस्टेंट, देयरफॉर ये सारा कांस्टेंट होने की वजह से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एंड दिस इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स. तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर एंड द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा जो VT में प्लॉट किया जाएगा वो होना चाहिए फिर बराबर nR बाई P. ये हो गया उस ग्राफ का स्लोप. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. नाउ अगर आप इसका VT ग्राफ बनाएंगे फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, सो दैट शुड डेफिनेटली बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T. तो अगर हम VT ग्राफ यहां पे कंस्ट्रक्ट कर दे, VT ग्राफ दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपका P देना चाहिए और फिर ये थीटा आपका. So for this is for constant pressure here, जो constant pressure के लिए true है, theta is the slope and slope of the graph here is, वो हमने derive कर दिया है, that is numerically nR by P. तो इसमें भी वैसा ही numerical जो मैंने भी आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पढ़ाया रिपीट हो सकता है, that अगर वो आपको दो VT ग्राफ simultaneously दे, जैसे ये VT कर्व है और इस VT कर्व में आपको बोले that this is first and this is second, this will for pressure P1 and this is for pressure P2, this is theta 1 here and this is theta 2. तो आपको बोलता है what is the relation between P1 and P2 here? तो P1 और P2 में रिलेशनशिप क्या है? तो which is greater, है ना? P1 is greater than P2 और P2 is greater than P1 और P1 is equal to P2. तो इसको करने का वही तरीका है सर. अगर आप इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप ऑफ a PT कर्व is inversely proportional to the pressure. क्योंकि स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम. तो यहां पे डेफिनेटली P2 का स्लोप ज्यादा है तो प्रेशर कम, तो P2 इज लेस देन P1 और वी कैन कंक्लूड दैट P1 इज ग्रेटर देन P2. सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन IIT JEE. तो अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाएंगे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके नीट में एक्सपेक्टेड रहता है क्योंकि ये कंसेप्चुअल है. तो इसमें आप फिर डिफरेंट ग्राफ्स और जो है इसमें
कि आपने वीटी ग्राफ तो बना दिया आइसोबैरिक का, जो आपका वीटी ग्राफ है उसका शेप जो है वो ये है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज फॉर प्रेशर पी, द स्लोप इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एन आर बाई जो है आपका दैट एन आर बाई पी है यहाँ पे, सो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर हियर। तो फिर बाकी जैसे सर अब अगर हम जो है इसका पीवी डायग्राम बनाए तो वो कैसा होगा, दैट पीवी डायग्राम, नाउ हियर प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है तो इट शुड बी अ लाइन परपेंडिकुलर द प्रेशर, डेफिनेटली देयर इज एन एरिया एंड एरिया अंडर पीवी कर्व विल गिव द वर्क डन। एंड फिर सर वीटी कर्व इसका तो हो गया, उसके बाद पीटी कर्व कैसा होगा सर, अगर हम इसका पीटी कर्व बना दे तो पीटी कर्व कैसा होना चाहिए, दैट शुड अगेन बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्रेशर बिकॉज़ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो इसका पीटी कर्व जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेंपरेचर एंड परपेंडिकुलर टू प्रेशर आना चाहिए बिकॉज़ इन दिस केस प्रेशर इज कांस्टेंट। अब सर व्हाट शुड बी द शेप ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा शेप होगा, बिलीव मी जो मैं शेप ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हर एक प्रोसेस में मॉडिफाई होके जो है बनता है, ये आपके एंट्रेंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। तो टोटल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है dq इज इक्वल du प्लस dw। अब इस कांस्टेंट केस ऑफ प्रेशर में ना आपका du जीरो है, ना आपका dw जीरो है और ना आपका dq जीरो है, तो आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, यहां पे इसमें कोई भी वेरिएबल जो है वो जीरो नहीं होता है। अब मैं यहां पे लिखूं दैट dq इज इक्वल टू du के बदले मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, दैट इज अ मास्टर थिंग, दैट du इज इक्वल टू ncv dt, हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड, तो मैं लिखूं du इज इक्वल टू ncv dt। अब सर dw के लिए क्या ट्रू है, देखिए आपका जो dw है जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ pdv, ये तो फॉर्मूला मैंने पीछे पढ़ा दिया, फ्रॉम v1 टू v2, सिंस इट्स एन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट दैट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन हियर, और इंटीग्रेशन जब dv की होगी v अपर लिमिट होगा v2 माइनस v1, सो इट विल बी w इज इक्वल टू p del v, है ना, वर्क डन विल बी p del v। जब वर्क डन p del v के बराबर है तो मुझे बोलिए आप, तो आप लिख सकते हैं ना दैट वर्क डन इज इक्वल इट इज nr dt, है ना, del t, तो मैं यहां पे लिखूं del t। क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट वर्क इज इक्वल p del v एंड pv होता है बराबर nr t, तो p del v के बदले में लिख सकता हूं nr del t। तो आज से आप याद रखिए कि dw का जो शेप होता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, वो होता है बराबर nr, देन आई कैन राइट इट एज dt हियर। तो मुझे अब बोलिए dq किसके बराबर आ जाएगा, आप देखिए n इज कॉमन हियर दैट विल बी टेकन आउट हियर, तो cv प्लस r आ जाएगा अंदर, cv प्लस r और dt भी कॉमन है तो कॉमन चीजें बाहर निकाल दी। अब मुझे बोलिए cv प्लस r होता है cp, ऐसा हमने kTG में डिस्कस किया, तो dq होना चाहिए आज से ncp dt। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहां पे आपने पढ़ी, ये हर एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो रिमेंबर दैट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस दैट dq इज इक्वल टू ncp dt where Cp is molar heat capacity at constant pressure। तो तीन बड़ी फॉर्मूलाज जो अब आपको जो है क्लियर हुई होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक लॉजिक से आपको ये पढ़ाई। नंबर फर्स्ट इज दैट हमेशा याद रखिए du होता है बराबर ncv dt। जिस बच्चे को ये याद नहीं है, जिसको ये समझ नहीं आया, तो बिल्कुल वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता थर्मोडायनामिक्स से। du शुड बी इक्वल, यू शुड रिमेंबर दैट du इज इक्वल ncv dt। उसके बाद दूसरा आज मैंने पढ़ाया dw होता है बराबर nr dt, है ना, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और नंबर थर्ड थिंग जो अभी हमने डेवलप किया, दैट dq इज इक्वल ncp dt, ये एक ऐसा सेट ऑफ इक्वेशंस है जिसके बगैर अगर आप एंट्रेंस देने जाएंगे तो आप थर्मोडायनामिक्स में न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज क्लियर नाउ दैट du इज इक्वल ncv dt, dw होता है nr dt एंड dq होता है ncp dt। तो ये सेट ऑफ रिलेशंस अब आपके पास है, और इस सेट ऑफ रिलेशन जो आपका आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने सारा ग्राफ और बाकी सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस की, नाउ वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पोर्शन। तो न्यूमेरिकल्स में जो हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है, इसमें वो ये है कि ये है आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट, सी, so this is the numerical for isochoric and isobaric process. Numerical first is here 70 calorie is required to raise the temperature by theta degree to add diatomic gas। मतलब आपने 70 कैलोरी हीट देनी है एक डायटोमिक गैस को, जिससे उसका टेम्परेचर थीटा डिग्री से राइज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, कांस्टेंट प्रेशर इज इंपॉर्टेंट हियर, सो आई विल चेंज द कलर ऑफ द मार्कर हियर। सो कांस्टेंट प्रेशर इज इंपॉर्टेंट। नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो यू हैव टू कैलकुलेट द हीट व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड टू द सेम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम in order to increase its temperature by theta degree, है ना। तो जब आप सॉल्यूशन में जाएंगे, believe me this is the most important numerical जो आपको सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि what I expect is that this numerical is having a
वेरी बिग वेट आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, और ये बच्चा वही कर सकता है जिसको DQ, DU और DW क्लियर हो। अब मुझे बोलिए आप, हम इसको स्टेप वाइज प्रोसेस में ब्रेक करेंगे। 70 कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय थीटा डिग्री टू डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे उसने कांस्टेंट प्रेशर बोला तो आप लिखेंगे सर वी नो दैट DQ इज इक्वल टू NCP dt। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। अब 70 कैलोरी तो DQ इज गिवन दैट इज 70 कैलोरी में ही आंसर है, तो हम कैलोरी में ही रखेंगे इसको। देन इट इज NCP उधर ही रखिए, लास्ट में इसको वैल्यू हम ड्रॉप करेंगे, एंड DT जो टेंपरेचर राइज हुआ उसमें दैट इज थीटा डिग्री, तो मैं लिखूं थीटा डिग्री इक्वेशन फर्स्ट। तो ये था जो पहला हाफ आपके क्वेश्चन है। फिर हमसे पूछता है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय सेम टेंपरेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे उसने कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए दैट वो DU की बात कर रहा है, और वो न्यूमेरिकल होता है बराबर DU, है ना। मगर DU आपका DQ के बराबर होता है ना, क्योंकि देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है, तो DQ इज इक्वल DU पीछे मैंने पढ़ा दिया। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आप हीट देते हैं वही इंटरनल एनर्जी में स्टोर होता है, और दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल। अब DQ ही DU है और DU खुद होता है बराबर NCV dt। अब मुझे आप बोलिए, इसमें आपको बोल रहा है कि DQ ही निकालना है, तो DQ ही निकालना है, और DU खुद इसके बराबर है, तो हम यही लिखेंगे दैट N देन इट इज CV, और बोलता है सेम टेंपरेचर से हमें इसको रेज करना है, तो सेम टेंपरेचर मतलब थीटा डिग्री से ही रेज करना है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशंस डेवलप हुई, है ना। ये बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, कंसेप्चुअल है। फर्स्ट पार्ट इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर, तब कांस्टेंट प्रेशर के लिए DQ होता है इसके बराबर। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ये आ गया, जो 70 भी दिया था, थीटा उसने खुद दिया था। फिर बोलता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप निकाल दो, वो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा है। आइसोकोरिक में DQ होता है DU, जो आप हीट देते हैं वही इंटरनल एनर्जी में स्टोर होता है, और न्यूमेरिकली होता है वो NCV dt के बराबर। तो अब मुझे आप बोलिए DQ के बदले में लिख सकता हूं NCV dt, तो DQ निकालना है, N नंबर ऑफ मोल्स, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका वैल्यू बाद में ड्रॉप करेंगे, थीटा डिग्री से वो खुद बोल रहा था। अब हमें बोल रहा है कि DQ हमें कैलकुलेट करना है, तो मुझे बोलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखेंगे वी कैन सिंपली डिवाइड देम, तो 70 बाय DQ इज इक्वल टू, देखिए N और N कैंसल आउट हो जाएगा, थीटा और थीटा भी कैंसल आउट हो जाएगा, थीटा डिग्री जैसे राइज इन टेंपरेचर सेम है, तो यह आ जाएगा CP बाय CV। CP बाय CV होता है बच्चों गामा ऑफ अ गैस, क्योंकि गैस इन्वॉल्व इज डायटोमिक, और KTG में बिल्कुल मैंने आपको ये गामा डिराइव करके दिया। फॉर डायटोमिक गामा इज 7/5, डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू होता है 7/5, और मैंने वहां बोल दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप बोलिए इट 7 1 जा 7 10 जा 70, और क्रॉस मल्टीप्लाई DQ इज इक्वल टू 50 कैलोरी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम यू नीड 50 कैलोरी टू रेज द टेंपरेचर बाय थीटा डिग्री। तो इसमें ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन इज 50 कैलोरी, सो दिस शुड बी द आंसर। बिलीव मी दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको करके जाइए, और जो DQ DU और DW के फॉर्मूला मैंने दिए उस पर बहुत काम करिए आप। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट इज, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, देख लीजिए आप, देखिए the volume V of a monoatomic gas, so the gas involved here is monoatomic। तो आपको जैसे monoatomic gas आ जाए तो आपको गामा क्लियर होना चाहिए। गामा for monoatomic gas is 5/3, ठीक है। varies with temperature T as shown the ratio of work done by the gas to the heat absorbed। मतलब what you have to calculate is that you have to calculate the ratio of work done, that is del W by the gas to the heat absorbed, मतलब del Q आपको निकालना है। you have to calculate this ratio for this gas when it undergoes a change from state A to state B। मतलब जब गैस स्टेट A से स्टेट B पे चला गया, so you are being provided with a VT curve, आपको एक VT कर्व दिया गया है ना। ये PV डायग्राम है नहीं कि आप वर्क डन कैलकुलेट करने बैठेंगे, ये VT कर्व है, और VT कर्व का एरिया आपको वर्क डन नहीं देता, तो बच्चा यहाँ पे VT में पहले वर्क डन कैलकुलेट, सर एरिया में यहाँ पे डेवलप करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप जो है अपने कंसेप्ट में करेक्ट होने चाहिए। ये आपको एक VT कर्व दिया है और गैस जा रहा है फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, हमसे पूछा गया दैट कैलकुलेट द रेशियो del W by del Q। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए ये VT कर्व किस जो है किस प्रोसेस के बारे में, VT कर्व ऐसा किस प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक आइसोबैरिक, क्योंकि मैंने अभी दो ही प्रोसेस पढ़ाई तो डेफिनेटली उन्हीं दो में होगा, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। तो मुझे आप एक चीज बोलिए, जब VT कर्व पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड इज स्ट्रेट लाइन, सो इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया आइसोबैरिक प्रोसेस में PV होता है बराबर nRT, पहले आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि उसमें प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो V आता है बराबर NR बाय P मल्टीप्लाइड बाय T। अब मुझे बोलिए जब ये सारा कांस्टेंट
होगा तो V होगा बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा तो ये जो है दिस इज ट्रू फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया। जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तो VT को शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो दैट इज व्हाई मैंने पहले ही बोल दिया दिस इज VT को एंड इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर इट इज नथिंग बट योर आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए कितना आपको ग्राफ्स में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्वड है। जब आपको प्रोसेस पता चलती है ना तो फिर चीजें आसान होती है। तो इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो पहले हमने ये देखा कि ये प्रोसेस कौन सी है सर, ये प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन किया जा सकता है कैसे सर? अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू जो है आप डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू। तो मुझे आप बोलिए फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस मैंने ये भी आपको बोला दैट डी क्यू इज इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज होली वैलिड, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल जीरो नहीं है। तो अब मुझे बोलिए जो आपका डी डब्ल्यू है वो डी क्यू माइनस डी यू है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे देन इट इज डेल क्यू माइनस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल क्यू। अब जब डेल क्यू डिवाइड है तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ये मल्टीप्लाई ये क्रॉस हो जाएगा, 1 माइनस इट इज ओनली डेल यू बाय डेल क्यू। I will go for a different slide now। तो आपका डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू इज इक्वल दिस थिंग। तो यहां मैं लिखूं आपका डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इज इक्वल 1 माइनस व्हाट इज हियर 1 माइनस डेल यू बाई डेल क्यू, डेल यू बाई डेल क्यू, डेल यू बाई डेल क्यू। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड आपके नीट में पूछा गया है। तो मुझे आप बोलिए इट इज 1 माइनस डेल यू होता है NCVDT, मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल क्यू होता है NCPDT। नाउ टेल मी dt कैंसल, n कैंसल, या CV by CP। व्हाट इज CV by CP? हमें पता है सर CP by CV इज गामा, तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1 बाय गामा। तो गामा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। तो हमारा डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू जो है आपका वो है न्यूमेरिकली इक्वल गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। मगर ऑप्शंस क्या है वो हमें देखेंगे। तो ऑप्शंस में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब हमें गामा का वैल्यू भी ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये मोनोएटॉमिक गैस की बात है, मैंने आपको बोला ना हर एक गैस का गामा आपको पता होना चाहिए। डायटोमिक का 7/5 होता है और मोनोएटॉमिक का गामा होता है 5/3। हम इसमें जो है गामा इसमें ड्रॉप करेंगे, तो जब गामा ड्रॉप करेंगे तो मुझे बोलिए आप डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू इज इक्वल, अब गामा का वैल्यू है 5/3, इट इज 5/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5/3। नाउ टेल मी इट इज 2/3 multiplied by 3/5, so this and this will go, so del W by del Q here is numerically equal to 2/5, so this should be the answer of the question। 2/5 should be the answer of this question। और अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे पहला ऑप्शन है आपका 2/5। ये हो गया बच्चों कि कैसे वो न्यूमेरिकल पूछता है, तो यू शुड बी गुड इन, है ना, दैट विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज इन्वॉल्वड। ग्राफ से आपको कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्वड है वो आपको क्लियर होना चाहिए, और मैं उसी का जो है उसी पैटर्न पे काम कर रहा हूं और वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूं जैसे आपको एंट्रेंस में बिल्कुल पूछा जाता है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट। नाउ न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट इज, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड भी है, तो बिल्कुल ये अब आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो इसी का जो है ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल था, जबकि ये जो है ये कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है, उसी का कंसेप्ट है इन्वॉल्वड यहाँ पे। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज गामा, तो गामा दिया गया स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो दैट इज CP/CV। हमसे पूछा गया फाइंड डेल W बाई डेल क्यू एंड डेल U बाई डेल क्यू फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इन्वॉल्वड प्रोसेस आइसोबैरिक, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस आ गई, देखिए इसमें यहाँ पे ये तो उसका आसान है ना, ग्राफ से आसान है, क्योंकि यहाँ पे सीधे उसने मेंशन किया ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस, जबकि ग्राफ में आपको देखना पड़ा कि प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्वड थी, तो उसके लिए आपको पूरी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अब आपको आइसोबैरिक प्रोसेस, आप तो खेल ही खत्म है सर, पार्ट फर्स्ट है बराबर डेल W बाई डेल क्यू, और अब आपने इसको डिराइव किया दैट इज गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। प्रीवियस क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैंने ये डिराइव करके दिया आपको, दैट इज गामा माइनस 1 बाई गामा। आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि डेल W बाई डेल क्यू बिल्कुल आप ऐसे ही जाइए कि ये हो गया बराबर डी क्यू माइनस डी यू बाई डी यू डी क्यू, और फिर कैंसिलेशन करके ये फाइनल
आ गया। तो दिस इज पार्ट फर्स्ट। व्हाट अबाउट सर पार्ट सेकंड? पार्ट सेकंड आपसे वो पूछ रहा है दैट कैलकुलेट डी यू बाई डी क्यू। तो डेल क्यू ये मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा। डेल यू मैंने आपको बोला है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीवी डी टी डिवाइडेड बाय आपका डेल क्यू होता है एनसीपी डी टी। देखिए जब मैंने पीछे लिखा दिया था तो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगा होगा कि ये जरूरी नहीं है, बट बिलीव मी यही तो पूछा जाता है और यही इंपॉर्टेंट है। दिस एंड दिस विल गो, दिस एंड दिस विल गो, इट इज न्यूमेरिकली CV by CP and CV by CP is 1 by gamma, so this should be the answer। ये हो गया part first and this is part second। So this concludes my lecture of today about thermodynamics, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया that definition of thermodynamics, then I have gone for first law of thermodynamics with sign conventions, फिर numericals में कैसे आ जाते हैं, और फिर work done by gaseous system general expression उसका पढ़ा दिया। उसमें फिर work done जो है PV डायग्राम का एरिया देता है जिसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, और फिर डिफरेंट शेप्स ऑफ द ग्राफ्स में वर्क डन पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव, जिसमें मैंने साइक्लिक का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा दिए। और उसके बाद हम चले गए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मैंने पहले आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आई हैव गिवन अ वेरी गुड कंटेंट फॉर दैट, उसके लिए जो मैंने कंटेंट दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं जो है चला गया आइसोबैरिक प्रोसेस में, और आइसोबैरिक प्रोसेस में भी जितना भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने डिस्कस किया। मगर इसमें और एक चीज मैं जो है इस लेक्चर को हम कंक्लूड करने से पहले एक चीज ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस फॉर दिस प्रोसेसेस। ठीक है, अब सर बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस जो है हम बीटा से दिखाते हैं। बल्क मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैं जो है अगर मैं चाहता तो वहीं पे कंक्लूड कर देता इसको, बट ये आपका कैरियर इन्वॉल्वड है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर। बल्क मॉड्यूलस आप एक्चुअली क्लास 11th में जो आपका सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, जब आप सॉलिड्स पढ़ते हैं तो आप वहां पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, जिसमें आप यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ते हैं। तो यही जो है मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया दैट व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस फॉर दीज प्रोसेसेस। अब चूंकि हमने दो प्रोसेसेस डिस्कस किए, एक प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, और दूसरा प्रोसेस आपका आइसोबैरिक है, क्योंकि वो ए ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार उसने पूछ लिया है आपके एंट्रेंस में दैट बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज एंड बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस इज। पहले बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप सबको क्लियर होना चाहिए। बल्क मॉड्यूलस होता है बराबर, एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी हो वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होता है, बल्क मॉड्यूलस जो होता है, इट इज वैलिड फॉर ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड्स, देन लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। तो ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए, और हमारा जो इस वक्त सिस्टम है वो गैसियस सिस्टम है, तो बल्क मॉड्यूलस डेफिनेटली जो है आना चाहिए। अब बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के हिसाब से, फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर, तो मैं लिखूंगा चेंज इन प्रेशर डीपी डिवाइड बाय दैट स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हियर, क्योंकि गैसियस सिस्टम का वॉल्यूम यहाँ इन्वॉल्वड जो है वो चेंज होता है, तो मैं लिखूं डीवी बाय वी, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो नेगेटिव साइन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉड्यूलस। ऐसा जो है आपने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा और बल्क मॉड्यूलस आपका क्लियर होगा वहां पे। एक्सप्रेशन bulk modulus is minus dp by dv into v, where dp is change in pressure, change in volume and initial original volume. Now tell me one thing, for isochoric processor, अब हमें जो एंट्रेंस में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, वो बोलता है बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे वो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करता है, जैसे वो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करता है, तो डेफिनेशन ये है वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्योंकि इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो dv कितना होना चाहिए बच्चों? दैट शुड बी 0, चेंज इन वॉल्यूम इज एब्सेंट। नाउ व्हेन चेंज इन वॉल्यूम इज एब्सेंट, तो अगर आप बल्क मॉड्यूलस में यहां चेंज इन वॉल्यूम 0 कर देंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, तो बल्क मॉड्यूलस शुड बी इंफिनिटी। तो आगे आपको बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद नंबर सेकंड होता है आपका उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस। तो फॉर्मूला तो सेम है सर, बीटा इज इक्वल माइनस डीपी बाय डीवी मल्टीप्लाइड बाय वी। और फिर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपको पता है सर प्रेशर इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट। आप जब प्रेशर ही कांस्टेंट है तो मुझे बोलिए डीपी किसके बराबर है? डीपी इज 0 है ना, चेंज इन प्रेशर इज एब्सेंट व्हेन डीपी इज 0। तो इस फॉर्मूला में जब आप डीपी 0 कर देंगे तो बीटा शुड बी 0। तो अब हमारे बल्क मॉड्यूलस भी जो है क्लियर हो गया फॉर 2 प्रोसेसेस जो आज मैंने पढ़ाई आपको, वन इज आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस इज इन्फिनिटी एंड फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस इज 0। ये बल्क मॉड्यूलस हम कंटिन्यू करेंगे फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, मगर वो हमारा कल का लेक्चर होगा इंशाल्लाह रहमान। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप इसका एक अच्छा सा रिवीजन करें तो आपका काम हो जाएगा बच्चों, बिकॉज जो मैंने इसका जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया वो बिल्कुल आपके नीट ओरिएंटेड है, जो आपके लिए बहुत ही जो है फायदा देगा आपको एंट्रेंस में। तो अब हम कल मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस और देन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके।